नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका ज्योग्राफी, और आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका ओशनोग्राफी। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन में देखा जाए तो ये आपका अगलहास। अब वैसे पता लग रहा है, देखो अगलहास जो है ये केप अगलहास के नाम से जाना जाता है। एक बोल सकते हैं ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। ये आपने याद रखना है। इसी के बगल में आपको एक देखने को मिलता है कौन, केप गुड होप्स। ये आपने याद रखना है। कैनरी जो है ये आपका देखने को मिलता है वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ है, वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ है। तो ये जहाँ पर लगता है आपका अटलांटिक ओशन है वहाँ पर लगता है। और कैनरी जो जलधारा है वो आपकी ठंडी है, कोल्ड है। अगला हाथ जो है वो नीचे की तरफ उतरती है तो ये होगी आपकी गर्म, सदर्न पोल की तरफ जाती है। फ्लोरिडा अगर देखा जाए तो फ्लोरिडा की जो जलधारा है एक है गल्फ और दूसरी है कौन सी, फ्लोरिडा, ठीक है ना। और एक है आपकी कौन सी, अलास्का, ठीक है ना। तो एक है अलास्का, एक है कैलिफोर्निया, ठीक है ना। और एक फ्लोरिडा करंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। और क्यूरिल ये बोल सकते, क्यूरिले या फिर बोल सकते हैं ओयाशियो, ये जापान की तरफ है। इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, चित्र के द्वारा मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ पे पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये आपने जो फिगर है ये याद करना है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले याद करना है आपने इक्वेटर के नीचे जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे याद करना है। अब जो भी आपका जितने भी कॉन्टिनेंट महाद्वीप है नीचे की तरफ आपको जो दिख रहे हैं, अगर बाईं तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो वो ठंडी होंगी, और जो राइट हैंड साइड होती हैं वो आपकी गर्म होंगी किसी भी कॉन्टिनेंट के। इस तरीके से आपने याद रखना है, जैसे देखा जाएगा। और जो अब देख लीजिए जो पोल्स होते हैं वो ठंडे, वहाँ से ठंडी जलधाराएं किस तरफ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ जाएंगी। और जो बोल सकते हैं आपका जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, वहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगी, कहाँ की तरफ जाएंगी, वो पोल्स की तरफ जाएंगी। तो नीचे की तरफ जो उतरेंगी, कहाँ से, इक्वेटर से नीचे की तरफ, वो कैसी होंगी आपकी, गर्म होंगी। और ऊपर की तरफ जो इक्वेटर की तरफ जा रही होंगी वो कैसी होंगी आपकी, ठंडी होंगी। तो इक्वेटर से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर एक देश है पेरू। आप जानते हैं अफ्रीका, बोल सकते हैं अमेरिका, साउथ अमेरिका में इस तरफ आपका एक देश पड़ता है कौन सा, पेरू। और नीचे की तरफ आपका अर्जेंटीना लगता है। तो आप पेरू से याद कर सकते हो, क्योंकि पेरू आपका साउथ अमेरिका की किस तरफ है, बाईं तरफ है। तो वो आप इस तरीके से याद कर लेना, वहाँ वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। और इस तरफ आपका बड़ा सा देश आता है जिसका नाम है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील कैसी जलधारा है आपकी, गर्म है। ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाओ कहाँ पे, अफ्रीका में। तो अफ्रीका में आपने याद रखना है कि ऊपर की तरफ जो जारी है वो है बेंगवाला, और जो नीचे की तरफ आ रही है वो है अगलहास। एक अगलहास आती है, और एक आपकी एक और आती है, जो आती है आपकी कौन सी, एक मेडागास्कर है, यहाँ पर मेडागास्कर है। और अंदर की तरफ मोजाम्बिक, एक मोजाम्बिक आती है आपकी यहाँ से, मोजाम्बिक भी आती है। ये आगे मैं चित्र में दिखा दूंगा, एक और चित्र वहाँ पे आती है। तो मोजाम्बिक भी नीचे की तरफ आती है, अगलहास भी नीचे की तरफ उतरती है। तो ये दोनों गर्म है। क्लियर बात समझ में। इस तरीके से याद रखना, यहाँ पर आपका अगलहास है सबसे जो दक्षिणतम बिंदु देखने को मिलता है। तो अगलहास और मोजाम्बिक ये नीचे की तरफ उतरते हुए आती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया का याद करना बहुत आसान है। वेस्ट की तरफ है तो कैसी है, ठंडी है। जैसे मैंने बताया था कि अगर वेस्ट की तरफ है, बाईं तरफ है तो कैसी, ठंडी है। और बोल सकते हैं ईस्ट की तरफ है तो कैसी आपकी, गर्म है। तो वेस्ट की तरफ ठंडी, और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया होगी तो कैसी हो जाएगी आपकी, गर्म हो जाएगी। बहुत ही आसान होता है। अच्छा, ऊपर का किस तरीके से याद करना है, नीचे का तो बहुत आसानी से चलता रहता है। आपको ऊपर का किस तरीके से याद करना है, देखो ये आपको याद करना है एसी से। अब आता है ए और सी। तो अलास्का और कैलिफोर्निया, C4 कैलिफोर्निया, C4 कोल्ड। तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि अलास्का फिर कैसी होगी, गर्म होगी। और अलास्का आप जानते हैं इस तरफ है, तो अलास्का इस तरफ रहेगी। और कैलिफोर्निया इस तरफ है आपका, इस वाले पॉइंट को कैलिफोर्निया बोला जाता है, तो कैलिफोर्निया इस तरफ आ जाएगा। फिर आपने याद करना है एलजी से। एलजी से आपने याद करना, एक है आपकी एल और एक है जी। जी को याद करना है किस तरह के, G4 गल्फ, G4 गर्म। तो इस तरीके से याद करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, और नीचे की तरफ कौन सी आएगी, लेब्राडोर आएगी। उसके अलावा ऊपर की तरफ एक जाती है नॉर्वेन, या जैसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, यहाँ पे नॉर्वेन है, ये आपकी गर्म है। ये ऊपर की तरफ जाती है, ग्रीनलैंड वाली आपकी नीचे की तरफ आती है, ग्रीनलैंड ठंडा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद सीधे यहाँ पर आना है, ओके से याद करना आपने, ओके, ऊपर ओ नीचे के। तो नीचे की तरफ जो आएगी, मतलब इक्वेटर की तरफ जो जाती हुई दिखाई देगी वो कैसी होगी आपकी, ठंडी। और जो पोल्स की तरफ जाती हुई दिखाई देगी वो कैसी होगी आपकी, गर्म। तो ओ जो ओयाशियो वो कैसी, ठंडी है। और क्यूरिशियो कैसी आपकी, आपकी बोल सकते हैं गर्म है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोरल रीफ्स आर ऑफन कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी फॉर देयर अस्टाउंडिंग रिचनेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रॉपिकल जो होता है रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर बोल सकते हैं रेन फॉरेस्ट कहा जाता है सी का इसे, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स की जगह पे होते हैं। इनका जो बोल सकते हैं ज़्यादातर जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका कहाँ पर, एरिया जो करते हैं ये कैंसर टू कैप्रिकॉन करता है, कैंसर टू कैप्रिकॉन। मतलब आपका जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है,
इसके बीच में आपकी कोरल रीफ ज़्यादा पाई जाती है, मतलब इनको सनलाइट की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। दूसरी बात, ये उथले पानी में होती है, ज़्यादा गहराई में नहीं होती, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश चल जाए, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है। तो ये याद रखना आप लोग कि उथले पानी में होती है, ज़्यादा गहराई में नहीं होंगी। दूसरी बात है कि ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए पानी का, बहुत ही ज़्यादा कैसे होती है ये सेंसिटिव होती है, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा, और ज़्यादा पानी खराब भी नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोरल मर जाती है, जैसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं इको सेंसिटिव क्यों है, तो कोरल माना जाता है कि जो कोरल जो होती है आपकी, देखो कोरल जो बनती है, कोरल एक्चुअल में एक एनिमेलिया में आता है, एनिमेलिया किंगडम है, तो एनिमल में आता है, और उसके ऊपर ये सिम्बियोट होता है। सिम्बियोट, सिम्बियोट मतलब ये होते हैं आपके कैसे कि मतलब एक दूसरे पे क्या करता है, सहजीविता में रहते हैं, सहजीविता में रहते हैं। तो जो कोरल होती है वो सहजीविता में रहती है किसके साथ, जुजेंथलीज के साथ, जुजेंथलीज के साथ रहती है। अब जुजेंथली जो होती है वो एल्गी होती है। अब ये एक दूसरे को क्या करती है, जैसे कोरल क्या कर देता है कि बेस को पकड़ लेता है और बेस को पकड़ लेता है, क्लियर बात समझो। अब ये एनिमल है तो खुद खाना तो बनाएगा नहीं, तो जो जुजेंथली होती है उसके ऊपर ऐसे चिपक जाती है, ऐसे चिपक जाती है। अब जुजेंथली को रहने के लिए जगह मिल जाती है, और जुजेंथली क्या कर देती हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या बोल सकते हैं जो भी क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लेती है, और इस तरीके से इस बोल सकते हैं कोरल को, या बोल सकते हैं इसको खाना खिला देती है। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। कोरल रीफ्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व इनटू द कोरल आइलैंड, बिल्कुल सही है। समय के साथ क्या होता है कि कोरल जो होती है, कोरल रीफ जो होती है वो कोरल आइलैंड में चेंज हो जाती है, क्योंकि जो कोरल होती है जो वो मरती हैं तो उनके बाहर एक खोल सा जम जाता है, जैसे बोलते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है आपका। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जो होता है आपका इस तरीके से क्या होने लग जाते हैं, ये खोल बनने लग जाते हैं ऊपर, फिर क्या ऊपर दूसरी कोरल बनने लग जाती हैं, तो ये पहाड़ टाइप का बनने लग जाता है। बाद में जब ये मर जाती हैं तो अंदर इनके खाली हो जाता है, और यहाँ पर मछलियाँ जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो अपने अंडे देती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका देखने को मिलता है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ओशन के अंदर। तो कोरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरा लिखा कोरल कैन लीव ओनली इन द सैलाइन वाटर, बिल्कुल सही है। सैलाइन वाटर मतलब ये केवल किस में होती है आपकी, सी में होती है, पानी में नहीं, मतलब उसमें नहीं होती, लेक्स वगैरह में नहीं होती, ये बोल सकते हैं मीठे पानी में नहीं होती, इसके लिए खारा पानी जरूरी होता है। और लिखा होता है एवरेज सैलिनिटी शुड बी बिटवीन द 32 to 42 पार्ट्स पर 1000 फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। सोलो वाटर की जरूरत होती है, उथला पानी मैंने बता दिया। टेम्परेचर ज़्यादा बोल सकते हैं आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा ना ही ज़्यादा बोल सकते हैं आपका ज़्यादा होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। तो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है ना। और देख लो जो आपका होता है वो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के आसपास ही ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। और ये बोला जाता है मतलब ट्रॉपिक्स वाला रीजन है आपका, मेनली जो बीच वाला रीजन है। और दूसरी बात है देखो कि जो पानी होता है सॉलो वाटर में होता है 50 मीटर से कम वाटर की डेप्थ होनी चाहिए, तभी जाके ये पूरी तरीके से फ्लरिश होंगी, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है। ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये आपका जो क्वींसलैंड है, जो उसका बोल सकते हैं ईस्ट वाला जो क्षेत्र आता है ऑस्ट्रेलिया का, ईस्ट वाला, वहाँ की तरफ है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये बैरियर रीफ है आपकी। अच्छा, मैं बता देता हूँ किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है एक एल्गी के बनने का, ये आप देख सकते हैं। और आगे देख लीजिए, ये जैसे मान लो कोई एक्टिव वॉल्केनो था, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर उसके चारों तरफ कोरल बनने लग गई हैं तो उन्हें फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। अगर वो बिल्कुल कैसा टच्ड है उस बोल सकते हैं आइलैंड से या वॉल्केनो से टच्ड है तो उसे फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। फिर अगर बीच में गैप आ जाए, पानी भर जाए, तो उसे बैरियर रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है बैरियर रीफ ही है, मेरे बात समझ में आई। और अगर ये जो पर्वत है ये नीचे चल जाए तो बीच में पानी आ जाए और चारों तरफ भी पानी आ जाए, बीच में क्या है कोरल्स बन जाए, तो इसे एटॉल बोलते हैं। अब भारत की बात अगर करें तो भारत में जो सॉरी, भारत में जो आपकी कोरल रीफ्स होती हैं वो होती हैं आपके कहाँ कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप की तरफ, उसके बाद आपका गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। अब कुछ चीज़ें याद करनी है कि जैसे लक्षद्वीप वाली जो आपकी आती है वो एटॉल है, और बाकी सारी आपकी कैसी फ्रिंजिंग है। तो भारत में आपका कौन सी नहीं पाई जाती, आपकी बोल सकते हैं बैरियर रीफ नहीं पाई जाती। भारत में मेनली होती है फ्रिंजिंग रीफ्स और एटॉल रीफ्स। तो सिर्फ इतना याद करना कि लक्षद्वीप एटॉल है और बाकी सारी कैसी हैं आपकी, बाकी सारी कैसी हैं आपकी, बाकी सारे आपके फ्रिंजिंग रीफ्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशन इज मैरियाना ट्रेंच, ये दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है और ये आपका पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। लगभग इसकी जो गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इतनी अगर देखा जाए तो अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए कि माउंट एवरेस्ट के साथ, तो उसकी कितनी 8,848 8.8 किलोमीटर, तो उतनी पृथ्वी की ऊंचाई नहीं है जितनी पृथ्वी की गहराई है।
जहाँ तक बोल सकते हैं इंसान जा सकता है नेचुरल वे में। तो ये आप याद रखना। मैरियाना ट्रेंच की अगर बात करें तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ मिलेगा, मतलब जापान से ईस्ट की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो गहराई है लगभग लगभग कितनी है, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका चैलेंजर डीप की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और 11 के आसपास मैंने बता दिया आपको। ये है आपका यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये जापान है, यहाँ पर आपका ये ताइवान आ गया, ये चाइना है, ये पैसिफिक ओशन है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका क्या चैलेंजर डीप है, वहीं पे आपको मैरियाना ट्रेंच देखने को मिलेगा, मैरियाना गर्त आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी पैसिफिक ओशन में सबसे गहरा बिंदु है किसका, पृथ्वी का। अब लिखा विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। देखो अभी मैंने बताया था कैंडी जो जलधारा है वो नीचे की तरफ उतरती है, मतलब आपकी भूमध्य रेखा की तरफ आती है, आपका इक्वेटर की तरफ, तो कोल्ड है, बिल्कुल सही है। अगला हाथ बताया था ये आपका नीचे की तरफ उतरती है, क्योंकि नीचे बोल सकते हैं आपका कहाँ का है, सदर्न हेमिस्फीयर का है, तो ये नीचे की तरफ उतरती है, बिल्कुल सही है, वार्म है। कैलिफोर्निया की अगर बात करें, कैलिफोर्निया भी बताया था एसी, अलास्का है, अलास्का और कैलिफोर्निया जो मैंने बताई थी, जो आपको देखने मिलेगी कहाँ पर, नॉर्थन अमेरिका में देखने मिलेगी, उसके बाईं तरफ, वेस्ट की तरफ। तो अलास्का में एसी मैंने इस तरह से याद करा था, एसी से याद कर लेना। और C4 कैलिफोर्निया, C4 कोल्ड, तो ये गलत हो जाता है। तो कैलिफोर्निया कैसी है, कोल्ड है, ना कि वार्म है। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच, तो ये सी हो जाएगा। और हम्बोल्ट जिसे पेरू की जलधारा बोलते हैं, तो मैंने बताया था ये सदर्न हेमिस्फीयर में, तो पेरू किस तरफ है, बाईं तरफ है, और दाईं तरफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील कैसी, गर्म है, और पेरू कैसी आपकी ठंडी है। इस वाले में मैं दिखा देता हूँ, देखो ये पेरू इधर की तरफ, यहाँ पे ब्राज़ील, यहाँ पे बेंगवाला, यहाँ पे देख लीजिए अगलहास नीचे की तरफ उतर रही है, मोजाम्बिक में नीचे की तरफ उतर रही है, दोनों गर्म है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बता चुका हूँ। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये अलास्का, यहाँ पे कैलिफोर्निया, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, नीचे की तरफ लेब्राडोर, फिर ऊपर की तरफ नॉर्वे, इधर की तरफ ग्रीनलैंड, फिर आपकी नीचे की तरफ ओयाशी और क्यूरिशी और ख़त्म बात, इतना याद करना है। तो वार्म गर्म यहाँ पे देख रहे लाल कलर में वार्म है, और कोल्ड में कौन सा है आपका, ब्लू है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिखा हुआ आइसोथर्म आर द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग द इक्वल टेम्परेचर। लिखा हुआ आइसो मतलब समान, थर्म मतलब गर्म, तो ये तो बिल्कुल सही है। द आइसोथर्म डिविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट इन जनवरी। बिल्कुल सही है कि जनवरी में जब आप देखने को मिलता है, तो जनवरी के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे क्या हो जाती है, ठंड होने लग जाती है, और साउथ में क्या होने लग जाती है, आपकी गर्मी पड़ने लग जाती है, उल्टा होता है वहाँ पर। तो लिखा हुआ है कि डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, ठीक है ना, और साउथ हेमिस्फीयर में आपका कॉन्टिनेंट की तरफ आने लग जाते हैं, बिल्कुल सही है। द आइसोथर्म आर मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स, बिल्कुल सही है, पैरेलल ही होती है ऐसे लैटिट्यूड्स के। और एंड द टेम्परेचर वेरिएशन इज मोर ग्रेजुअल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नहीं, ग्रेजुअल नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर नहीं होगा, इसकी जगह होगा आपका कौन सा, सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वहाँ मेनलैंड कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रेजुअल रहता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो आइसोथर्म इक्वल टेम्परेचर, लैट्यूड इम्पैक्ट द टेम्परेचर, जनवरी आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ओशन इज वेल, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी है। द आइसोथर्म आर मोर और लेस पैरेलल टू द लैट्यूड्स, बता दिया था। और मोर ग्रेजुअल होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये गलत हो जाता है, सदर्न जो वहाँ पे लिखा था नॉर्थन नहीं होगा, सदर्न होगा। जुलाई की अगर बात करें, जुलाई में क्या होता है कि लैट्यूड्स देख लिखा हुआ है रन पैरेलल टू द लैट्यूड्स। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल है, द हाइस्ट रेंज ऑफ द टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट, दिस इज ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी। और द लीस्ट रेंज ऑफ द टेम्परेचर विच इज द 3 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड बिटवीन द 20 डिग्री साउथ एंड द 50 डिग्री नॉर्थ। तो कुछ इस तरीके से जनवरी में देखने को मिलता है कि जनवरी में आप जानते हैं कि नीचे की टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो आपके आइसोथर्म्स लाइन्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रेजुअल है, देखना नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी बनने लग जाती हैं। आप देखेंगे ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो ये देखने को मिलता है। और ये चीज़ है आपकी जुलाई में जब टेम्परेचर शिफ्ट होता है किस तरफ, नदर्न हेमिस्फीयर में। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ऑल ओशन, तो एवरेज सैलिनिटी लगभग 35% के आसपास होती है, ये आपने याद रखना है। 35 पर थाउजेंड, सॉरी 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, मैं 35% नहीं बोलूँगा, 35 parts per thousand. तो salinity is the saltiness of or the amount of the salt dissolved in the body of the water called the saline water. Salt is ocean comes from the two sources runoff from the land and the opening in the sea floor. जब आप जब बोल सकते हैं कई सारे जो आपके क्या होते हैं मिनरल्स वगैरह होते हैं नदियों के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, बोल सकते हैं सागरों में चले जाते हैं, तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब सैलिनिटी की होती है इक्वेटर की तरफ ज़्यादा है और पोल्स की तरफ कम है, क्योंकि वहाँ पे साफ पानी होता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम होती है।
लिखा रॉक ऑन लैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व इन द सी वाटर, सैंड इन द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इज ग्राम परसेंट, याद रखना परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो 1000 ग्राम ऑफ द वाटर के हिसाब से देखा जाता है। वो लिख रहा है 35 पार्ट्स पर ग्राम पर 1000 ग्राम्स में, तो ये आप याद रखना 35 पार्ट के आसपास ये बोला जाता है पर 1000 में। टू ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट आयंस इन द सी वाटर, ये दो जो घुलते हैं वो क्लोरीन और सोडियम है, ठीक है ना। तो NaCl आप जानते हैं जो नमक इन्हीं से बनता है। सैलिनिटी इज जनरली लो एट द इक्वेटर, याद रखना सैलिनिटी कम होती है इक्वेटर की तरफ एट द पोल्स, और सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया था। इक्वेटर की तरफ क्या होता है, इक्वेटर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश एक कारण है कि वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी, पर मिड लैटिट्यूड जो होते हैं आपके जैसे कौन सा होता है, कैंसर और कैप्रिकॉन है, वहाँ की तरफ ज़्यादा होता है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द ओशन टेम्परेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज अबाउट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। बिल्कुल सही है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में आपका टेम्परेचर में क्या देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है, ठंडा होता है पोल्स की तरफ, गर्म होता है थोड़ा इक्वेटर की तरफ। दूसरा लिखा द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स इज जनरली 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटिट्यूड, ठीक है। जब आप इंक्रीज करते हो लैटिट्यूड्स में, अक्षांश की तरफ आते हो, तो आपका जो टेम्परेचर में जो बोल सकते हैं गिरावट होती है, जैसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में पोल्स की तरफ 90 डिग्री की तरफ जाते हो, तो पर लैटिट्यूड्स में 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या आता है टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, तो दोनों सही है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलाइन लाइंस, आइसोलाइंस लाइंस करती हैं सैलिनिटी को बताती हैं। हैलाइन मतलब आपका क्या सॉल्ट, सलाइन वाटर, तो लिखा हुआ है आइसोलाइंस लाइंस, ये आप देख सकते हैं अभी मैंने बता दिया था लगभग 3.5% के हिसाब से आप मान सकते हो, क्योंकि 1000 में अगर 35 है तो 100 में कितना होगा 3.5% के आसपास आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगी। अब लिखा होता है सैलिनिटी ऑफ द ग्रेट सॉल्ट लेक, ये आपका उठा USA में आता है डेड सी, और लेक वान आती है आपकी कहाँ टर्की में। इनमें अगर आप सैलिनिटी रेट देखोगे तो आपकी जो ग्रेट सॉल्ट लेक है 220 और 240 आपका किसमें डेड सी में, और 330 आपका देखने को मिलता है लेक वॉन में। ये आपका पार्ट्स है पर 1000, तो लगभग ये 22%, ये 24% और 33% के आसपास देखने को मिलता है, पर एवरेज सैलिनिटी 3.5% देखने को मिलती है। अच्छा कुछ लाइंस आती है जैसे इक्वल टेम्परेचर के लिए अभी बताया था आइसोथर्म्स, इक्वल प्रेशर के लिए आइसोबार्स, ठीक है ना, इक्वल रेनफॉल के लिए आइसोहाइट्स, इक्वल क्लाउडीनेस के लिए आता है आइसोनेफ्स, इक्वल सनसाइन के लिए आता है आइसोहेल्स, और इक्वल हाइट्स के लिए आती है कंटूर लाइंस, कई बार पूछा जाता है हाइट्स को मेजर करने के लिए, और इक्वल डेप्थ के लिए आते हैं आइसोबाथ्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द इक्वेटोरियल ओशन द सैलिनिटी डिक्रीजेज टू द करेक्ट रीजन, आप जानते हैं कि इक्वेटर की तरफ क्या होता है सैलिनिटी डिक्रीज होती है, उसका कारण क्या है, कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे अमेजोन और कॉन्गो जो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, तो वो इंटर्स करती हैं सी में, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द एवपोरेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, गलत। तो हैवी शावर ऑन द डेली बेसिस, हाँ बिल्कुल सही है, अगर बारिश वहाँ पे आप जानते हैं कि इक्वेटर में एक कारण है कि इक्वेटर की तरफ आपकी सैलिनिटी कम होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है इक्वेटर की तरफ, अक्षांश बोल सकते हैं भूमध्य रेखा की तरफ। और वाटर फ्रॉम द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक मिक्स विद द वाटर ऑफ द इक्वेटर, नहीं आर्कटिक और अंटार्कटिक का आपका पानी बहुत टफ है किससे मिलना, इक्वेटर तक पहुँच पाना, ठीक है ना। तो अगर इतना मिल पाता तो क्या होता, पानी इतना ज़्यादा गर्म ना होता, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन नेशन डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद द इंडियन ओशन, तो ये आपका इथियोपिया लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके 4 देश आते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ आता है जिबूती, यहाँ से आता है सोमालिया, और यहाँ से आता है आपका जिबूती हो गया, ये एरिट्रिया, और बीच में आपका जिबूती है, 4 देश आते हैं। इथियोपिया बोल दिया मैंने, इथियोपिया, एक सोमालिया, एक आता है जिबूती, जिबूती को ऐसे लिखते हैं शायद से जिबूती, जिबूती छोटा सा देश है, और एक ऊपर से आता है एरिट्रिया, एरिट्रिया, 4 देश आते हैं। इथियोपिया पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। अगर देखो अफ्रीकन देशों की अगर बात करें तो लैंडलॉक कौन कौन से, माली है आपका, नाइजर आ गया, चाड आ गया, आपका देखने को मिलता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देखने को मिलता है, साउथ सूडान, इथियोपिया, युगांडा, कुछ ये प्रमुख देश हैं, जाम्बिया, ठीक है ना, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये कैसे हैं लैंडलॉक कंट्री, पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इथियोपिया के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। भारत की अगर बात करेंगे
तो भारत के अगर कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो जो मेन लैंड है जिसमें आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ना जोड़े तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। और कोस्ट लाइन्स को अगर जोड़ दें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की तो वो हो जाती है 7516 किलोमीटर। अगर भारत की चौड़ाई की बात की जाए, अगर आप जो गोहर माथा है गुजरात में जो बोल सकते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका किवित अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ से अगर आप दूरी देखेंगे तो लगभग कितनी 2933 किलोमीटर है। और अगर आप इंदिरा कॉल जो बोल सकते हैं आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका कौन सा इंदिरा पॉइंट, पर हम कन्याकुमारी तक लेंगे, मेन लैंड तक लेंगे तो वो आता है 3214 किलोमीटर के आसपास। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो आपका जाता है जिसे बोलते हैं आपका IST, ये जाता है आपका कहाँ से, मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज, ये लगभग साढ़े बोल सकते हैं कितना 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट में, 5.5 घंटे आगे किससे आपका बोल सकते हैं उसे GST से, GST बोल रहा हूँ ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से, ठीक है ना। और लैट्यूड देख लेते हैं, अगर लैट्यूड देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैट्यूड से लेकर, और 8 या बोल सकते हैं नीचे से उठाना पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करोगे तो 68.7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री टू 25 मिनट लॉन्गिट्यूड तक जाता है ये, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं 23.5 डिग्री, ये भारत के यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपने याद रखना है। और ये 8 राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय भारत।